नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं मोहन राकेश कृत नाटक आधे अधूरे। यह नाटक यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में प्रस्तावित नाटक है। इस नाटक से पात्र से संबंधित प्रश्न, प्रमुख उद्धरण और इसके जो अंक हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। यूजीसी नेट सेट में जो प्रस्तावित है और यह नाटक हिंदी साहित्य का जो मोहन राकेश जी हैं उनका प्रसिद्ध नाटक है। पारिवारिक विघटन की समस्या को लेकर कि किस प्रकार हमारे समाज में, परिवार में सभी व्यक्ति एक छत के नीचे तो रहते हैं पर वह आपस में एक दूसरे से मन से जुड़े हुए नहीं हैं। यह नाटक वर्तमान समय की जो समस्या है उस समस्याओं को प्रस्तुत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे। सर्वप्रथम हम मोहन राकेश का जो नाटककार है उनका हम परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय, नाटक का परिचय, नाटक में क्या प्रदर्शित किया गया है, नाटक की विषय वस्तु क्या है, नाटक के पात्र, विषय वस्तु, संक्षिप्त कथासार और प्रमुख उद्धरण जो विशेषकर परीक्षाओं से संबंधित हैं। मोहन राकेश का जो जीवन परिचय है, इनका पूरा नाम मोहन राकेश है। जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी अमृतसर पंजाब में हुआ। मृत्यु 3 जनवरी 1972 ईस्वी नई दिल्ली। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत सभी विधाओं पर कार्य किया है। मोहन राकेश हिंदी के प्रथम आधुनिक नाटककारों में गिने जाते हैं। इन्होंने हिंदी नाटक को यथार्थ के धरातल पर लाकर एक नई पहचान दी। नए नाटक आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार माने जाते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में एमए किया। साहित्यिक लेखन के साथ साथ अध्यापन भी किया, यानी साहित्य की रचना भी करते थे और अध्यापन कार्य भी किया। कुछ समय तक सारिका पत्रिका का संपादन किया। तो प्रमुख प्रश्न बना कि मोहन राकेश ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है, तो वो सारिका पत्रिका है। इनके नाटक हैं आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस ये सभी नाटक इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनके नाटकों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? मोहन राकेश के नाटकों में आम मध्यम वर्गीय जीवन की जटिलताओं, रिश्तों में टकराव और आत्म संघर्ष को बेहद यथार्थ और संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आषाढ़ का एक दिन हिंदी का पहला नाटक प्रयोगवादी नाटक माना जाता है। ये आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वह भी मोहन राकेश का नाटक है और हिंदी में पहला प्रयोगवादी नाटक इस नाटक को माना जाता है। आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश का, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन, यहाँ पर की हो गया है, की होगा, तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है कि वर्तमान समय में समाज में किस प्रकार पारिवारिक विघटन हो रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है कि व्यक्तियों में, यानी परिवार में आपस में आपसी तालमेल सही नहीं है। परिवार के सदस्य एक छत के नीचे रह तो रहे हैं पर वह मन से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। इसी समस्या को मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत किया है। नाटक में मोहन राकेश जी बताते हैं इस नाटक में कि जो बच्चे हैं वह अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनते, उनका रास्ता कहीं और है। माँ बाप जिस बात को कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। पति पत्नी की बात नहीं सुनता, पत्नी पति की बात नहीं सुनती। यानी परिवार में जो प्रमुख बिंदु हैं, केंद्र बिंदु, वो क्या है? परिवार की जो
महिला है वो भटकती है तलाश में, किसी और के अच्छे की तलाश में। तो ये पारिवारिक विघटन का नाटक है कि किस प्रकार समाज में परिवार विघटित होते जा रहे हैं और समस्याएं पैदा होती रहती हैं। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? धर्मयुग पत्रिका में सर्वप्रथम। प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में हुआ। निर्देशक ओमपुरी का वक्तव्य से वह कहते हैं कि यह जो आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यानी महिला और पुरुष जो परिवार की रीढ़ है, मेन दो पहिए हैं जिनसे परिवार चलता है, उन दोनों में ही आपस में तनाव है, तो परिवार कैसे चलेगा? तो उसका क्या एक दस्तावेज है ये। यह नाटक पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का, यानी जो अभिशप्त कुटुंब यानी परिवार का जो कुटुंब है, कुटुंब को परिवार है ना, उसका हर एक सदस्य, कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। यानी माता परेशान है तो पिता उनसे अलग है, बच्चे हैं तो वो उनसे अलग हैं, कोई एक दूसरे से मन से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। संतोष व्यक्ति को नहीं होता तब वो और की तलाश में भटकता है, वही इस नाटक में प्रदर्शित किया गया है। यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का निर्देशन है। ओम शिवपुरी कहते हैं कि नाटक जो है मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता, सभी व्यक्ति क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता। परिवार में अगर पति पत्नी बच्चे हैं तो आवश्यक नहीं है कि उनकी सारी बातें, उनके विचार आपस में मिलें, पर क्या होता है कि एक दूसरे की बातों को समझना, सुनना चाहिए और उनमें तालमेल बिठाना चाहिए। पर यह नाटक क्या करता है? कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है, तालमेल और विचारों की तो बात ही नहीं है। यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। नाटक का मुख्य स्वर है असंतोष, विद्रोह, तनाव और पूर्णता की तलाश। असंतोष है यानी पत्नी पति आपस में संतुष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार से विद्रोह है, आपस में संतुष्ट नहीं है तो तनाव की स्थिति पैदा होगी, और पूर्णता की तलाश है हर व्यक्ति को। नाटक आधी अधूरी की विषय वस्तु संक्षेप में, आधी अधूरे मोहन राकेश का यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गहन नाटक है, जिसमें आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय जीवन की जटिलताओं, यानी शहर की जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसकी समस्याएं अलग प्रकार की होती हैं। ग्रामीण परिवेश का जीवन है, वहाँ व्यक्तियों की समस्याएं, वहाँ की परेशानियां अलग होती हैं, वहाँ का व्यक्ति के जीवन का जीने का तरीका है वो अलग प्रकार का होता है। शहर में मध्यम वर्ग है, उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, असंतोष की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन में होती हैं। असंतोष और टूटे पारिवारिक संबंधों का चित्रण किया है। यह नाटक एक ऐसे परिवार की कहानी है जो बाहर से संपूर्ण दिखता है। बाहर से क्या है? संपूर्ण है, माता पिता हैं, 3 बच्चे हैं, परिवार पूर्ण है, लेकिन भीतर से अधूरा है। भीतर से परिवार कैसा है? बाहर से संपूर्ण है, पूर्ण है, लेकिन भीतर से अधूरा है। नाटक के प्रमुख पात्र हैं काले सूट वाला आदमी, जो कि एक पुरुष, 2 पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। एक काले सूट वाला आदमी,
पुरुष एक के रूप में वेशांतर पतलून कमीज महेंद्रनाथ, यानी कौन है ये? महेंद्रनाथ है, जिसका नाम पुरुष एक के रूप में वह आता है। सावित्री स्त्री का पति है। सावित्री कौन है? इस नाटक की महिला पात्र है और इसके पति का नाम है महेंद्रनाथ। 22 साल का दाम्पत्य जीवन, यानी इनकी शादी को 22 वर्ष हो चुके हैं। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए परिवार में अपने आप को बॉस की तरह पाता है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। यानी परिवार में है तो सही, बॉस की तरह है, पर कोई उनकी बात सुनता नहीं है। कोई कुछ जिधर खींचो उधर वह व्यक्ति खिंच जाता है, एक रबड़ के टुकड़े के समान। महेंद्रनाथ का परिवार दिल्ली में रहता है। प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में वो बहुत निम्न स्तर के होते हैं, मतलब छोटे स्तर तो उच्च होगा प्रश्नों का, निम्न का मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात पूछी जाएगी पेपर में और उस समय हम ध्यान नहीं देते तो वो भी याद नहीं होती। प्रश्न बना कि नाटक है मोहन राकेश कृत आधे अधूरे, उस नाटक में सावित्री और महेंद्रनाथ के दाम्पत्य जीवन को कितने वर्ष हुए? तो प्रश्न यहाँ से बना महत्वपूर्ण, 22 वर्ष। महेंद्रनाथ का परिवार दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है? दिल्ली में, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंधों को लेकर असहज है, यानी पत्नी है जो उनकी सावित्री, उनके अन्य पुरुषों से संबंध हैं। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट सिंघानिया, नाम से ही अमीर व्यक्ति लग रहा है सिंघानिया, सावित्री का बॉस। इससे सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है, यानी बच्चे बड़े हैं तो सावित्री कहती है सिंघानिया से, सावित्री क्या है? नौकरी पेशा वाली महिला है, सावित्री का बॉस है ये, और अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है। असंबद्ध बातें करता है, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित है। पुरुष 3 के रूप में पतलून टी शर्ट पहने जगमोहन, सावित्री का यह पुराना मित्र है, वर्तमान में इसका ट्रांसफर हुआ है दिल्ली में। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है परंतु असफल। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में। वह अपने 22 वर्ष की शादी हो चुकी है, विवाह को 22 वर्ष हो चुके हैं और उसके बाद भी वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है और अपने पुराना जो मित्र है जगमोहन, उसके साथ वह जाना चाहती है और असफल होती है। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहने, यह है जुनेजा। महेंद्रनाथ का मित्र है जुनेजा। महेंद्रनाथ सावित्री के जो पति हैं, महेंद्रनाथ का मित्र तथा पुराना बिजनेस पार्टनर। नाराज व्यथित होकर महेंद्रनाथ जुनेजा के घर जाता है, सावित्री से महेंद्र को मुक्त कराने का आग्रह करता है। स्वभाव में काइयापन है, यानी काइया स्वभाव का है। स्त्री उम्र 40 को छूती सावित्री, सावित्री है जो उसकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है। केंद्रीय पात्र है नाटक की पुरुष 1 की पत्नी। पुरुष 1 कौन है? महेंद्रनाथ, उसकी यह पत्नी है सावित्री। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश, यानी महेंद्रनाथ से संतुष्ट नहीं है किसी प्रकार से। उसके बाद वह सिंघानिया और जुनेजा के संपर्क में भी आती है और उसे किसी में भी पूर्णता नहीं मिलती। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों तथा अन्य सदस्यों की लापरवाही से वह तंग है, खीज और तनाव से ग्रस्त। बड़ी लड़की, उम्र 20 से ऊपर नहीं, और जिसका नाम है बिन्नी। सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भागकर शादी की। बच्चे भी देखो किस प्रकार के हैं। बिन्नी जो 20 वर्ष की भी नहीं है और सावित्री का ही एक दोस्त है मनोज, जिसके साथ उसने भागकर विवाह किया है। भाव में परिस्थितियों में संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। अब घर में बेगाना महसूस करती है।
छोटी लड़की है, उम्र 12 और 13 वर्ष के बीच है, जिसका नाम है किन्नी। भाव स्वर चाल में हर चीज में विद्रोह, विद्रोही स्वभाव की है ये। स्कूल की विद्यार्थी है। लड़का उम्र 21 के आसपास, अशोक नाम है जिसका। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि आधे अधूरे नाटक के जो पात्र हैं सावित्री और महेंद्रनाथ, उनके बच्चों के क्या नाम हैं और उम्र कितनी कितनी वर्ष है, तो विशेषकर उम्र पर भी ध्यान दीजिए। लड़का उम्र 21 के आसपास, अशोक नाम है जिसका। बीएससी की पढ़ाई अधूरी इसने छोड़ दी है। एयरफोर्स की नौकरी भी छोड़ दी इन्होंने। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट, हर समय गुस्से में रहता है। और कथासार, यह नाटक 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो प्रश्न बनता है कि यह नाटक कितने भागों में है? 2। ये नाटक के 2 अंक हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं। अंकों का नाम है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। आधे अधूरे एक आधुनिक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। महेंद्रनाथ बेरोजगार हैं। उनकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है। वह अपने पति को असफल और अपूर्ण मानती है और एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वह जगमोहन, सिंघानिया और जुनेजा तथा मनोज से मिलती है, परंतु अंततः उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्रनाथ अपनी बेकारी से उपजी शक्तिता से क्षुब्ध है। पति पत्नी के मध्य यह तनाव बच्चों, बिन्नी, किन्नी और अशोक पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उनमें असंतोष तथा विद्रोह की भावना भरी हुई है। प्रमुख उद्धरण जो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं में, आपने नाटक का कथासार का अध्ययन किया, देखा कि किस प्रकार की कथा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है और यह परिवार दिल्ली में रहता है। उनकी परिवार में जो स्त्री और पुरुष हैं, महेंद्रनाथ और उनकी पत्नी सावित्री, उनके विवाह को 22 वर्ष हो चुके हैं और 3 बच्चे हैं। बच्चे भी बड़े और समझदार हैं, पर कोई भी समझदारी वाला कार्य वह नहीं करते हैं। सभी अपनी अपनी उसमें मस्त हैं। महेंद्रनाथ की जो पत्नी है सावित्री, वह भी अपने सबसे बड़ा जो कारण है महेंद्रनाथ से शुद्ध होने का, उनकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगार पति है और उसके जो सावित्री धन कमाती है, उससे ही घर का खर्चा चल रहा है। और वह इसी पूर्ण आदमी की तलाश में वह अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आती है और फिर भी वह पश्चाताप नहीं करती और सब में को वह पूर्ण पाती है। नाटक के जो पूर्वार्ध है उससे प्रमुख उद्धरण है। पूर्वार्ध नहीं, प्रथम अंक से, आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। पुरुष एक बड़ी लड़की से, पुरुष कहता है पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ। और वो किससे कहता है? अपनी बड़ी बेटी से, जिसका नाम है किन्नी। कि 2 आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, इतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। बड़ी लड़की स्त्री से, यानी अपनी माँ से वह कहती है। पर कौन सी अड़चन उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी, ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती हैं। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ, जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकालूं। और आखिर बड़ी लड़की अपनी माँ से कहती है कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरे अंदर गुस्सा है और मैं कोई बहाना मिले और जिससे मैं उस अपनी बातें, कि मेरी माँ किस प्रकार की है, उन बातों को मैं, बच्चों के मन में भी माँ बाप के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। बच्चे जो घर में देखते हैं वही तो सीखते हैं। तो बच्चे भी कहना चाहते हैं कि मेरे मन में इतना गुबार भरा हुआ है, इतनी गुस्सा भरी हुई है अपनी माँ के प्रति, कि मुझे कोई मौका मिले तो मैं उन सब बातों को कह डालूं। क्योंकि मुझे कहीं लगता है, कैसे बताऊं क्या लगता है, वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है, उससे उससे मुझे अपने से एक अजब सी चिड़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे
उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ कि इन्हें जाकर कटा आऊं। वह मेरी नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कि कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे। पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती, जब नहीं कर पाती तो खींच कर। बड़ी लड़की स्त्री से। अपनी माँ से वह कहती है कि मैं यह सब करना चाहती हूँ, पर ऐसा मैं नहीं कर पाती। कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुँच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए। बड़ी लड़की अपनी माँ से वो कहती है। उसने मनोज नाम के व्यक्ति से भागकर शादी कर ली है, जो स्त्री का मित्र है उससे, और फिर भी वह खींच रही है, गुस्सा हो रही है। मेरा अपना घर। हाँ, और मैं आ जाती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूँ कि क्या चीज़ है वह इस घर में से मैं लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग टूटते स्वर में, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह और कहाँ है वह? इस घर की खिड़कियों, दरवाज़ों, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर आई हूँ? वो क्या है? विद्रोह है। मन में एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी उनमें पूर्ण नहीं है। वह व्यक्ति जिससे उसने विवाह किया है बिन्नी ने, तो क्या है, वह भी अब पूर्णता की तलाश में है कि उसकी माँ भी इस प्रकार की थी, तो उसका जो पति है वो भी इस प्रकार की बात कहता है। तो वह कहती है ऐसी चीज़ है जो तुम अपने घर में अपने से लेकर आई हो। किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है। जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवाय कुछ समझने नहीं। मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर स्टैम्प का ठप्पा लगाकर। पुरुष एक स्त्री से, यानी महेंद्रनाथ अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कौन हूँ इस घर में, मेरी कोई बात सुनता नहीं है, सिर्फ एक ठप्पा है जो मुझे लगाकर सभी चले जाते हैं। यानी मेरे द्वारा कोई भी कार्य है कि अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सब की जिंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुस रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंक लगा है। पुरुष एक स्त्री से। पुरुष एक यानी महेंद्रनाथ, और स्त्री से अपनी पत्नी से सावित्री, जो महिला पात्र है इसकी प्रमुख। सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया। बाहर के दरवाजे की तरफ चलता है, अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है। दरवाजे के पास रुककर और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए रहता हूँ यहाँ। अपनी स्त्री से वह कह रहा है कि अब मेरा इस घर में रहने का मन नहीं करता, यानी मैं एक कीड़ा हूँ। घर की रीढ़ जो होती है वो महिला ही पुरुष ही होते हैं। जब व्यक्ति बेरोजगार है, अपने खर्चे पानी नहीं उठा पा रहा अपने परिवार का, तो परिवार को उससे लगाव क्यों होगा? वर्तमान समय में क्या है, स्वार्थ ही तो है माता पिता बच्चों में। बुलाती क्यों हूँ ऐसे लोगों को घर पर, जिनके आने से, जिनके जाने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं। लड़का यानी जो उसकी माँ की मित्र हैं, सिंघानिया, जुनेजा, वो सब क्या हैं, अमीर हैं। और लड़का अपनी माँ से कहता है कि ऐसे लोगों के आप घर में क्यों बुलाती हो कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं, यानी हम जैसे हैं उससे अपने आप को और हीन भावना से हम ग्रस्त हो जाते हैं। कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुँच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए। बड़ी लड़की स्त्री से। मेरा अपना घर। और हाँ, मैं आती हूँ एक बार फिर खोजने, कोशिश करके देखूँ कि ये दोबारा हो गया है।
किसे सुना है कोई सुन सकता है, जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं, सिर्फ जरूरत पड़ने पर स्टैम्प का ठप्पा लगाकर। पुरुष एक स्त्री से, तुम सबकी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, बाहर के दरवाजे की तरफ चलता है। अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है। दरवाजे के पास रुककर और बचा हुआ क्या जिसे खाने के लिए मैं यहाँ रहता हूँ। आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे की उनकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। लड़का यानी उसका जो बेटा है अशोक, वो अपनी माँ से यह बात कह रहा है कि आप किस चीज को यहाँ बुलाती हो, जिसका अधिक सम्मान है समाज में, जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है, जिसको कोई कमिश्नर है तो आप उनको यहाँ बुलाती हो, उनके नाम को, उनके रुतबे को तुम यहाँ पर बुलाती हो। इसलिए कि किसी की तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले अपने दम पर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती, और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निप सकता। अब और क्या, किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज का, तो मैं अकेली ही क्यों अपने को चीरती रहूं रात दिन। मैं भी क्यों न सुखरू होकर बैठी रहूं अपनी जगह, उससे तो तुम्हें कोई छोटा नहीं होगा। वो जब इनसे इस प्रकार के बड़े बड़े अमीरों को, जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, कोई कमिश्नर हैं, कोई कुछ है, उनको बुलाती है तो सिर्फ इसलिए वो चाहती है कि कोई किसी बच्चे की कहीं जॉब हो जाए, पर वह साफ कहना चाहती है कि तुम में इससे हीन भावनाग्रस्त होते हो, तो अब मैं इस प्रकार किसी को नहीं बुलाऊंगी, मैं भी घर पर आराम से ही रहूंगी। महसूस करना ही महसूस नहीं होता, और कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। लड़का बड़ी लड़की से वह कहता है, ठीक है ठीक है, उस चीज को जानकर भी न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, पर अपने आप को कैसे दे। लड़का बड़ी लड़की से वह कहता है। उत्तरार्ध से कुछ इसके वो हैं, इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी की चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसल खाने में कमोड पर ले जाकर सिरह कर, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं मैंने इस घर में। यानी बच्चों ने बहुत देखा अपनी माँ का। कोई भी बाहर का आदमी उन सबको देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही से लो। बड़ी लड़की पुरुष 4 से कहती है कि मैंने अपने घर में ये सब देखा, तो मेरी माँ ने तो बहुत निभा लिया, कोई और होता तो अब तक तो इनको छोड़ दिया होता। बिल्कुल मानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद हैं। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह से ही रिरियाकर मुझसे न कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊं। मैं इस वक्त यहाँ न आया होता तो पता है क्या होता। पुरुष 4 बड़ी लड़की से कहता है, यूं तो कोई भी एक आदमी तरह तरह चलता फिरता बात करता है, वह आदमी ही होता है, पर असल आदमी होने के लिए जरूरी नहीं कि उसे अपना एक मादा, एक अपनी शख्सियत हो। स्त्री पुरुष 4 से कहती है। खड़ी होती है, उसे असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ।
एक आदमी घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी होने करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर की किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए, उसको भर सकने की। जिस तरह उसने अपने पति के लिए अपने में पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ज़िंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए ज़िंदगी का मतलब रहा है सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने का ही एक चीज़ है। जो कुछ वे दूसरों उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में उसका इम्तहान इस्तेमाल हो सकता है। स्त्री पुरुष 4 से कहती है, मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। हर यह बात महेंद्र को कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह किया, आप लोगों की नज़र में आपका ही आपसे कुछ छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और महेंद्र जी की जान से कोशिश की थी कि वह वही बना रहे। किसी तरह कोई यह न कह सके कि जिससे कि वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र के घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी को घुटने तोड़ता है, दोस्तों के लिए फुर्सत काटने का वसीला है। वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फलाना जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फलाना से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज भी नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, वह आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वह सब नहीं कि जो मैं कहता हूँ। स्त्री पुरुष 4 से वह बता रही है कि उसका जो पति महेंद्र नाथ है, वह किस प्रकार से उसे टॉर्चर करता है और कहता है कि जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ, मेरे समाज में, मेरे परिवार वालों के साथ जैसे मैं चाहता हूँ, उस प्रकार से तुम बातचीत करो। महेंद्र को तुम अब भी वह आदमी नहीं समझती जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। पुरुष 4 स्त्री से, पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था जो तुम्हारे सामने तुमने कहा था, तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह भी शिवजीत, एक बड़ी डिग्री, बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव। पर असल चीज वही कि वह जो भी था और कुछ था, महेंद्र नहीं था। पर जल्दी ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है। हमेशा 2 तरह की बातें करता है। उसके सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिपटॉप रहने की आदत, और खर्च पहचानना शुरू किया तो वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है। यहाँ से खर्च की दरिया दिली, पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, वरना पुरुष 4 स्त्री से कहता है कि तुम उसके साथ भी रही, पर तुम्हें वह भी पसंद नहीं आया। असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, तो 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा और कोई सिंघानिया या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती रही, यही महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली,
इतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी इस तरह तुम्हारे अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता। और तुम, पुरुष 4 स्त्री से कहता है कि वह कहता है कि तुम में भी कुछ न कुछ कमी है। अगर तुम किसी और से विवाह करती तो तुम महेंद्र नाथ की तरह उससे भी कहती कि इसमें कमी है, क्योंकि कमी तुम में भी है। वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था भी वह धीरे धीरे बाहर फिसलता रह गया। कि तुम्हारे मन में लगातार एक सा डर समाता गया कि जिससे मारे कभी तुम घर का दामन थामती रहो, कभी बाहर का, और कि वह एक डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। पुरुष 4 स्त्री से, मनोज का नाम बड़ा नाम था। उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में पर तुम एकदम बौरा गई। पर तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से, पुरुष 4 यानी उसका दोस्त था, वो मित्र था और उसके साथ रहता। फिर बाद में क्या हुआ, उसकी लड़की को लेकर ही वो घर से भाग गया। मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। पर कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल उलझे हाथों का गिरगिजा पसीना। और पुरुष 4 स्त्री से, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया कि तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं तुमने किया कि जिंदगी में और कुछ हासिल न हो तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में ही बना रहे। पुरुष 4 स्त्री से, तो ठीक है, वह नहीं आएगा। वह कमजोर है, मगर इतना कमजोर नहीं, तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने आप को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि वह आंख खोलकर देख सके। पुरुष 4 स्त्री से कहता है। तो आज के सत्र में हमने मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे, उस नाटक के पात्रों का परिचय, संक्षिप्त कथासार और नाटक के पूर्वार्ध उत्तरार्ध अंक से प्रमुख उद्धरणों का अध्ययन किया। तो आगे के सत्र में जुड़े रहिए इसी प्रकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।